जय हिंद दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका। आपने जब भी पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है और अक्सर हमसे गलत हो जाता है। तो आप इस वीडियो को देखें, दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, और आसानी से बिना रटे कितने अच्छे से समझा जा सकता है, आइए देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है। उद्देशिका होती है किसी चीज की, जैसे कोई बुक हम मतलब कोई भी बुक छपती है, उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके लक्ष्य हैं, उसके अंदर क्या निहित है, ये एक उद्देशिका का काम होता है। मतलब किसी भी बुक के अंदर का जो सार है वो उद्देशिका में लिखा हुआ है। ऐसे ही संविधान का जो सार है वो हमारी प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये प्रस्तावना उद्देशिका कहाँ से ली गई है। तो ये प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। पर इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कंफ्यूज मत हो, अगर पूछता है कि संविधान की उद्देशिका कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है तो कहाँ से बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत करी गई थी संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ये प्रस्तुत की गई थी। 22 जनवरी 1947, अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक से एक बढ़ा देंगे दो, तीन से एक कम कर देंगे दो, यानी एक बढ़ाना एक घटाना, फिर बढ़ाना है, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, फिर बढ़ा दो, 6 के बाद आएगा 7, यानी 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत की गई थी, 22 जनवरी 1947 में इसे अपनाया गया था। समझ गए। अब सबसे पहले देखते हैं हमारी प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना संविधान सभा में पहले पृष्ठ पर एक पेज पर लिखी हुई है, और जो सबसे पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है, 2 बार। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द आया है 2 बार। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द का मतलब या समझते हुए चलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व, देखो प्रभुत्व संपन्न और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुता क्या होती है, जैसे हमारा देश इतने सालों से अंग्रेजों के गुलाम था, जितने हमारे नियम थे, जितने कानून थे, मतलब जो भी चल रहा था उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा था। जब हम आजाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया, तो हमने कहा कि अब हम अपने किसी भी आंतरिक बाह्य मामलों के निर्णय लेने के लिए हम खुद सक्षम हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई सा भी अब देश हो, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसआर, इंग्लैंड, कुछ भी हो, लेकिन कोई हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, यानी पूरी तरह सक्षम हैं। ठीक, प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए, ये प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता हमारे अंदर आ गई, सक्षमता हमारे अंदर आ गई। उसके बाद समाजवादी। समाजवादी शब्द, समाजवादी शब्द का मतलब है पूरे समाज का विकास, चाहे वो इंसान किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यानी कि समाजवाद समाज के हर तबके को आगे बढ़ाते हुए चलाने का लक्ष्य किसका है, हमारे संविधान का। ये उद्देश्य बताए गए हैं कि हमारा जो संविधान है समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब क्या होता है, पंथ मतलब होता है धर्म। देखो भारत में मतलब कि सबसे ज्यादा बहुलता जो है वो हिंदू जनसंख्या की है। हिंदू जनसंख्या की बहुलता होते हुए भी ये हमारे लिए प्राउड वाली फीलिंग होनी चाहिए कि
कि भारत फिर भी पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म हैं सबको बराबर समझा जाएगा भारत में। यानी भारत क्या रहेगा? पंथ निरपेक्ष रहेगा, लोकतंत्रात्मक में अब्राहम लिंकन का आपने एक वाक्य सुना होगा कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। तो इसमें शासन कौन करेगा? जनता करेगी, क्योंकि जनता द्वारा इलेक्टेड लोग ही आएंगे। समझ में आई बात? अपने मन से कोई नहीं आ जाएगा, जनता द्वारा इलेक्टेड। अब गणराज्य क्या होता है? देखो, लोकतंत्र गणतंत्र कुछ लोग समझते हैं सेम एक तरह है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो, गणराज्य का मतलब होता है जो हमारा राजा होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी होगा, हमारा राजा होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो चुन करके आएगा। और उसको चुनेगा कौन? हम भारत के लोग, यानी हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही भारत पर शासन करेगा। कोई बाहरी नहीं आएगा, कोई अपने मन से नहीं कुर्सी पे बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं गणतंत्र। और एक बात, जो चुन कर आएगा उसका समय निश्चित होगा। अगर 5 साल के लिए आया है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कितना होता है कार्यकाल? 5 साल का, मुख्यमंत्री का 5 साल का, राष्ट्रपति का 5। तो अगर आप 5 साल के बाद 5 साल के लिए हैं तो 5 साल बाद आप हटाए जाएंगे। भले ही आप दोबारा आए, लेकिन दोबारा भी जब आएंगे तो आप इलेक्टेड आएंगे, यानी कि चुनकर फिर से आएंगे। ऐसे नहीं कि आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो हमेशा के लिए आप वहां के राजा हो, बिल्कुल नहीं। हम आप चुनेंगे, ठीक। फिर बाद में हम किसका दोष देते हैं? अरे सरकार ऐसी, सरकार वैसी। चुना किसने था? हम लोगों ने चुना था ना। तब तो हम बस नहीं अंधे होकर किसी भी पार्टी के चले जाते, कोई इस पार्टी का, कोई इस पार्टी का, भैया उसके काम नहीं देखेंगे, बस हम अंधभक्त बन जाते हैं। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा होता है पहले सोचना। किसी को वोट देने से पहले उसके कार्यों की समीक्षा करो, देखो, जानो, तब वोट दो। बहुमूल्य वोट होता है अपना। समझ गए? तो ये हो गया गणराज्य। अब आगे, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर धार्मिक दे देते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा गलत है। तो आपको क्या याद रखना? सार। सार उद्देशिका का मतलब ही सार है ना। तो SAR, एस से क्या होगा? सामाजिक, ए से आर्थिक, आर से राजनीतिक। SAR सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपको याद रखना है। अब न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की समता। देखो, हर भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और हर किसी को समान विश्वास, धर्म की उपासना की, मतलब हर किसी को अपने धर्म को, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, कि आप एकदम स्वतंत्र होकर के किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मतलब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, अपने बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म की उपासना और धर्म की, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारत के लोगों के पास है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये सब आप करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति की गरिमा में रह करके, और राष्ट्र की एकता को ठेस ना पहुंचे, राष्ट्र की अखंडता को ठेस मत पहुंचे। अखंडता मतलब होता है आप खंड खंड नहीं कर सकते राष्ट्र के। खंड खंड मतलब किसी भी चीज को बांट नहीं सकते हैं। आप नहीं बांट सकते कि केवल ये धर्म का राष्ट्र है, ये धर्म का राष्ट्र है, ये भाषा, जैसे भाषा विवाद चल रहा है,
केवल यही भाषा बोली जाए, नहीं, आप हर भाषा भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि अभिव्यक्ति विचार इसी को कहते हैं। और अभिव्यक्ति हम किस में करेंगे? अपनी भाषा में तो हम कुछ अभिव्यक्त कर पाएंगे। जैसे कोई कहते हैं अंग्रेजी में अभिव्यक्त, अंग्रेजी हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को जितनी अच्छी अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को एकदम अखंड रखेंगे, सुनिश्चित रखेंगे। समझ गए? बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में 19 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते, अंगीकृत, अडॉप्ट करते हैं। ठीक, कब? 19 नवंबर 1949 को। इसी के दिन इसी डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर हम कहें संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो क्या बताएंगे? 19 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 19 नवंबर 1949 को। समझ गए? अब आओ बेरुबारीवाद। संविधान में पहले ये कहा जाता था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई उसमें मुकदमा नहीं होगा, कोई वाद दायर नहीं होगा। लेकिन एक वाद आया 1960 में, 1960 में, जिसे हम बेरुबारीवाद के नाम से जानते हैं। उसमें ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में, यानी इससे 13 साल बाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ये कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग ही है, लेकिन आप इसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते। आप मूल ढांचे में कोई परिवर्तन, मूल मतलब कि जो पहले से था, वो मतलब जो पहले से है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसी है वैसी रहेगी, आप ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें काट छांट नहीं कर सकते। ठीक, ये कहा गया। तो अक्सर क्वेश्चन था मूल ढांचा संबंधी शब्द कहाँ से आया, किस वाद के द्वारा? 1973 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये किस वाद में कहा गया? 1960 में। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये किस में कहा गया? 1973 में। उसी के बाद 1976 में संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन। 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब इसको कैसे सन याद रखेंगे? 4-2 कितना होता है? 4-2 6 इसमें लास्ट में, तो 1978, 44वें और 42वें में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो 4-2 6 होता है, तभी 46, और 44वां 4-4-8 होता तो 1978 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से मूल ढांचे में नहीं थे, यानी मूल संविधान में नहीं थे। तो ये 3 शब्द नहीं थे। इनको कैसे याद रखते हैं? SPA, इसपा याद रख लो, चाहे सपा याद रखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, क्योंकि ये सीरियल से ही पूछता है। पहले कौन सा है, पहले पैरा में, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता कैसे याद रखेंगे? इसपा से। ठीक, आगे। अब इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा। अब उद्देशिका से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं